दोस्तों क्लास 8 का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 यानी कि लैंड, वाटर, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आज की हमारी जो टॉपिक रहने वाली है वो है वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको वाटर के बारे में पढ़ाया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी टॉपिक को। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। अगर मैं बात करूं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल की, तो ये एक तरह का हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हमने एक स्टोरी के साथ शुरुआत किया था इस नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक स्कूल चिल्ड्रेन यानी कि कुछ बच्चे, कुछ जो स्कूल के चिल्ड्रेन है वो विजिटिंग करने जा रहे हैं या एग्जीबिशन पे जा रहे हैं एक हैंडक्राफ्ट एरिया में। मतलब जहाँ पे एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, जहाँ पे हाथों से बनी हुई चीजें जो है वो एग्जीबिशन में दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी आर्टिकल है, तो इन आर्टिकल को वो देखते जब है तो ये आपके जो आर्टिकल है वो डिफरेंट एरिया से कलेक्ट किए गए। मतलब हमारी कंट्री के अलग अलग एरिया से इन आर्टिकल को क्या किया गया है, यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। तो मोना एक बैग को पिक करती है और चिल्लाती है, कहती है क्या बात है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल हैंडबैग, ये बहुत अच्छी हैंडबैग है। तो उसकी मैडम वहां पे कहती है, टीचर वहां के कहती है बिल्कुल यस, हाँ ये जो बना हुआ है ये किससे बना हुआ है, जूट से बना हुआ है। और जूट जैसे कि आपको पता है, जब हमारी आज़ादी से पहले सबसे ज़्यादा अगर जूट की प्रोड्यूसिंग कोई देश कोई कंट्री था तो वो इंडिया हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के बाद ये जो है चीज़ें बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमारी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे हम वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, जिसको आज हम लोग पाकिस्तान के रूप में बीच में कहे थे, उसके बाद आज के टाइम पे हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, तो वहाँ पे जो है ज़्यादातर प्रोड्यूस होती है। लेकिन हमारे अभी भी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर जूट प्रोड्यूस होती है, जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब एरिया में होती है। तो यहाँ पे क्या कहती है, डू यू सी दोज बास्केट्स, क्या आपने उन बास्केट्स को देखा, लैंप सेट्स को देखा, उन चेयर्स को देखा। तो टीचर यहाँ पे और चीजों को दिखाने की कहती है। तो यहाँ पे वो कहती है ये सारे किससे बने हुए हैं, आपके लकड़ी से या जो तंबू वगैरह होते हैं ना जिससे बनाए जाते हैं, केन वगैरह से, उन चीजों से बनाए हुए हैं। अगर बात की जाए ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया, तो वहां पे आपके बैम्बू जो है अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, जो आपके इस तरफ का एरिया है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है इस तरफ में आपके जो बैम्बू वगैरह है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ की जाती है ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न के ह्यूमिड रीजन में। ठीक है, अगर बात की जाए जस्सी, जो कि एक्साइटेड था एक सिल्क स्कार्फ को देख के, वो कहती है कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर स्कार्फ है। तो यहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करती है ये जो सिल्क है ये ऑब्टेन किससे किया जाता है, किससे निकाला जाता है, सिल्क वर्म से निकाला जाता है, जो अपनी ब्रीड करते हैं यानी कि प्रजनन करते हैं, जन्म देते हैं बच्चों को। कहाँ पे, मलबेरी ट्रीज, यानी कि मलबेरी जो पेड़ होते हैं वहां पे जो आपको सिल्क वर्म वगैरह देखने को मिलेगी। और इन्हीं सिल्क वर्म से क्या बनाई जाती है, सिल्क के कपड़े जो है बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है यहाँ पे समझ रहे हैं कि किस तरीके से प्लांट जो है हमारे लिए उपयोगी है और हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करके देती है। और यहाँ पे हम लोग उन प्लांट से अलग अलग प्रोडक्ट्स जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ कैसे किया जाए और कहाँ से इसको लाया जाए, इनके बारे में भी समझते हैं। अब बात करते हैं जरा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। अगर मैं बात करूं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की, ये एग्जिस्ट करते हैं केवल नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट में, यानी कि जहां पे आपके लिथोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो, एटमोस्फीयर हो। लिथोस्फीयर का मतलब है जमीन वाला हिस्सा, लैंड वाला हिस्सा। वहीं अगर मैं हाइड्रोस्फीयर की बात करूं तो पानी वाला हिस्सा। ठीक है, ये पानी वाला हिस्सा हो गया। और तीसरा हो गया आपका एयर वाला हिस्सा। तो यानी कि ये सारी चीजें आपके मिलके क्या बनाती है, एक लिथोस्फीयर जो है, यानी कि लैंड वाला लिथोस्फीयर और वाटर वाले हिस्से को हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो और एयर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, आपके एटमोस्फीयर कहते हैं। और ये तीनों एक नैरो जोन में मिलकर बनती है, यानी कि हम लोग अगर तीनों भागों को इस तरीके से कुछ इंक्लूड करें, लैंड, वाटर और एटमोस्फीयर, तो ये वाला जो आपको हिस्सा दिखेगा, मैं इसको अलग कलर थोड़ा सा ले लेता हूं, ये जो आपको दिखेगा, ये जो जहां पे तीनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, आपका बायोस्फीयर कहलाएगा। ये हिस्सा आपका बायोस्फीयर
कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो बायोस्फीयर है ये किससे बना है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपके एटमॉस्फेयर से बना हुआ है। बायोस्फीयर में देखें तो लिविंग बीइंग जो है, यानी कि जो भी सजीव जीव है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि पौधों को क्या चाहिए भैया? एनिमल चाहिए, और एनिमल को क्या चाहिए? पौधे चाहिए। तो इसका मतलब ये एक दूसरे पे क्या है? अपने सर्वाइवल के लिए ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट रहते हैं। ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? आपके इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। ये मैं जब आपको इन्वायरमेंट का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो भी यहाँ पे और अच्छी तरीके से क्लियर करवा दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात करें, ये हमारी एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये जितना हो उतना कम है, जितना ना हो हमारे लिए मुश्किल है, तो इसलिए हमारी एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस है। यहां अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स हमें क्या देते हैं? टिम्बर देते हैं, शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर, एनिमल की कैटेगरी में दोनों आते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं। जो भी सॉइल जिस पे ऊपर हम रहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो एक एसेंशियल चीजें हैं जो कि एक क्रॉप को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। इसके बाद अगर देखा जाए शेल्टर बेल्ट की तरह हेल्प करते हैं, और इसके बाद अगर मैं बात करूं हेल्प करते हैं हमारी ग्राउंड वाटर को स्टोरेज करने में। बिल्कुल जी हाँ, ये हमारी अगर मान लीजिए सॉइल है, सॉइल क्या करता है? हमारे ग्राउंड वाटर को स्टेब्लिश मतलब पकड़ के रखने में हेल्प करता है, स्टोरेज करने में। इसके साथ साथ जो प्लांट वगैरह लगे होते हैं उनकी जड़ें भी क्या होती है? किसके साथ कनेक्ट होती है भैया? इन्हीं के साथ ही वाटर के साथ कनेक्ट होती है। तो इसका मतलब वाटर, ग्राउंड वाटर को अगर स्टोरेज करना है तो आपको नेचुरल वेजिटेशन की जरूरत पड़ेगी। ये हमें फ्रूट्स वगैरह देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स यानी कि गोंद के जो रॉ मटेरियल होते हैं वो, तारपिन के तेल जो होते हैं, उसके बाद गम वगैरह, मेडिसिनल प्लांट, ये इसके अलावा हमें पेपर जिसका हम लोग यूज करते हैं आज के टाइम पे हम पढ़ाई में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और ये इनका हम लोग इन्यूमेरेबल तरीके से यूज करते हैं प्लांट्स को, और अपने साथ साथ इनको और भी बहुत सारी चीजों को हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर वाइल्ड लाइफ की अब मैं बात करूं, ये तो था हमारे नेचुरल वेजिटेशन। अगर अब वाइल्ड लाइफ की बात करूं तो वाइल्ड लाइफ में आपके एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा एक्वेटिक लाइफ फॉर्म यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव है वो भी इनमें एग्जिस्ट करते हैं। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, छुपने के लिए या फिर ढकने के लिए कपड़े प्रोवाइड करते हैं, या वूल वगैरह हमें ठंड के वजह बचाने के लिए वूल वगैरह जो है प्रोवाइड करते हैं। अगर इंसेक्ट की बात करें, जैसे बीज है जो हमें हनी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ये जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं ये फ्लावर्स में पॉलिनेशन का भी काम करते हैं, मतलब एक मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का रिप्रोडक्शन करने में भी ये हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ अगर इंपॉर्टेंट रोल की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है? डिकम्पोजर निभाते हैं। यानी कि डिकम्पोजर क्या करते हैं? हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए। डिकम्पोजर का मतलब क्या है? अपघटन। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक जीव जो है मर गया तो उसको आप देखते हो कुछ दिन के बाद अगर जमीन में गाड़ देते हो या जमीन में ऐसी खुला छोड़ देते हो तो कुछ दिनों के बाद वहां पे क्या हो जाएगा? वो जो आपने चीज छोड़ा है, जो एनिमल मर गया था, उसके अवशेष जो है यहाँ पे नहीं रहेंगे। यानी कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद ही ये चीज जो है गायब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो हमारे डिकम्पोजर है उनको क्या कर लेते हैं? डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं, जिसके कारण से वो हमारी इकोसिस्टम में इंक्लूड हो जाते हैं। इसके बाद अगर बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स किनको खाते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं, और ये भी एक तरह का डिकम्पोजर का जो है काम करते हैं आपके इंसेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर मैं वल्चर की बात करूं, वल्चर की इसकी एबिलिटी होती है कि वो जो लाइफ स्टॉक मर जाते हैं, यानी कि जो ऐसे बड़े बड़े जीव जंतु जो मर जाते हैं उनको खाने का काम करता है या स्कैवेंजिंग करने का काम करता है, जिसके कारण से हमारी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन रहती है। जो साफ सुथरा रहती है वो किनके वजह से रहती है? इन्हीं लोगों के वजह से। यानी कि जो वल्चर वगैरह होते हैं, ईगल वगैरह होते हैं, काइट वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीजें ये लोग क्या करते हैं? हमारे यहाँ पे स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। तो ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने का भी यहाँ पे काम करते हैं। अब वल्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए और आपके एग्जाम से रिलेटेड के लिए भी। ठीक है, वल्चर की बात की जाए तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अगर बात करूं तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आप देखेंगे वल्चर जो है यहाँ पे धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। अब गायब होने का रीजन क्या है? कि उनकी जो किडनी है वो फेलियर हो जा रही है, क्योंकि जब वो स्कैवेंजिंग करते हैं लाइफ स्टॉक के, तो वो लाइफ स्टॉक जो खाना खाते हैं, जैसे गाय हो गया या फिर बहुत बड़े बड़े जानवर हो गए जैसे भैंस वगैरह हो गए, सपोज कीजिए उनको कोई बीमारी हुई तो
उनके लिए उनको क्या दिया जाता है, डाइक्लोफिनेंस दवाई जो है दी जाती है, जो कि एक पेन किलर होता है। जैसे हम सिमिलरली एस्पिरिन यूज करते हैं, आइबुप्रोफेन यूज करते हैं, उस तरह का उनको डाइक्लोफिनेंस जो है दिया जाता है। तब वो जब ये लोग खाते हैं तो इनके शरीर में वो रहता है, और जब ये मर जाते हैं तो इसके वजह से वल्चर क्या करते हैं, उनके सबों को क्या कर लेते हैं, खाना स्टार्ट कर जाते हैं। और जब इनके सबों को खाते हैं तो वो डाइक्लोफिन्स क्या होता है, इन वल्चर्स के अंदर में एंट्री कर जाता है, जिसके वजह से इनकी जो किडनी वगैरह है वो शॉर्टली क्या हो जाती है, फेलियर हो जाती है। इसीलिए हम क्या एफर्ट लगा रहे हैं कि इन सब चीज़ों को, ड्रग्स को क्या किया जाए, धीरे धीरे बैन किया जाए, और जो लाइफ स्टॉक में हम यूज कर रहे हैं इसके अल्टरनेटिव जो है हम लोग ढूंढ सके। इसके अलावा हम वल्चर की कैपेटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इनकी ब्रीडिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे। देखिए अब नेचुरल वेजिटेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। जब अगर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन की बात करें, ये डिपेंड किस पे रहते हैं, ये डिपेंड रहते हैं भैया टेम्परेचर पे, यानी कैसी टेम्परेचर है, किस एरिया में है, इसके साथ साथ वहाँ की मॉइस्चर क्या है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है इन्वायरमेंट में कितनी ज़्यादा है। अगर आप मेजर वेजिटेशन टाइप देखोगे वर्ल्ड में तो वो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, स्कर्ब्स है, टुंड्रा रीजन आपको देखने को मिलेगा पूरी वर्ल्ड में। वहीं पे अगर हम बात करें जहां पे हेवी रेनफॉल होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बरसात होती है, वहां आप देखोगे वहां के जो पेड़ है वो काफ़ी ज़्यादा फलते फूलते दिखेंगे आपको। वहीं पे अगर फॉरेस्ट की बात की जाए, वो किन एरिया से एसोसिएटेड है, जहां पे आपको वाटर सप्लाई अच्छी तरह दिखेगी, वहां पे जो पेड़ पौधे हैं, जंगल वगैरह एरिया है, वो भी अच्छी दिखेगी। इसके बाद अगर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर क्या हो जाए, कम हो जाए, किसी एरिया में मॉइस्चर की अमाउंट यानी कि वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी जो है कम हो जाए, तो यहाँ पे आपको जो पेड़ों की साइज है वो भी कम दिखेगी। इसके साथ साथ उनकी जो डेंसिटी है यानी कि घनत्व है, यानी कि पेड़ जितने घने होने हैं उतना घने भी नहीं होंगे। अगर बात करें मॉडरेट रेनफॉल रीजन की, यानी कि जहां पे ऐसी बरसात होती है नहीं बराबर इक्वल मात्रा में बरसात हो जाती है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, मॉडरेट होती है, तो वहां पे जो पेड़ होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, और वहां पे अक्सर आप ग्रासेस वगैरह जो है ग्रो होते हुए देख सकते हैं। तो इनको हम लोग वर्ल्ड में क्या कहते हैं, ग्रासलैंड वगैरह भी कहते हैं। जहां पे अगर बात करें ड्राई एरिया की, यानी कि ऐसे एरिया जहां पे रेनफॉल क्या हो, बहुत ही ज्यादा कम हो, वहां पे आपको थ्रोनी स्क्रब्स दिखेंगे, यानी कि छोटी छोटी झाड़ियां दिखेंगे, कांटेदार झाड़ियां दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के प्लांट जो है यहाँ पे उगते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो लो रेनफॉल है, तो लो रेनफॉल होगा तो ये मान लीजिए एक पेड़ है, ये मान लीजिए एक पेड़, तो यहाँ पे इनकी रूट्स क्या होगी, काफी ज्यादा अंदर तक होगी। क्यों? क्योंकि इनको वाटर चाहिए सरवाइव करने के लिए, तो इनकी रूट जो होती है काफी ज्यादा डीप होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं होता है, इसीलिए इनके जो प्लांट्स होते हैं, इनके प्लांट्स क्या करते हैं, या तो इनके रूट्स जो होंगे वो डीप होंगे, या लीव्स वगैरह जो है उनके कांटेदार होंगे, वैक्सी सरफेस होगा, यानी कि जो पत्ते होंगे वो पत्ते कैसे होंगे, वैक्सी सरफेस के, यानी कि मोम जैसे होते हैं वैसे ही, ताकि ये अपनी जो मॉइस्चर है यानी कि पानी है उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस करने में रिड्यूस हो सके। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर जैसी धूप पड़ी तो धूप के कारण से पानी क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा, मतलब गर्मी से निकलना स्टार्ट होगा, तो उसको ट्रांसपिरेशन हम लोग एक तरह से कहते हैं। आगे बात करेंगे टुंड्रा वेजिटेशन की, जो कि हमें कहां देखने को मिलता है, कोल्ड पोलर रीजन में, यानी कि जहां ठंडे एरिया होगी वहां पे हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे किस तरीके की चीजें, मॉसेस वगैरह, लाइकेन वगैरह, आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हो। मॉसेस छोटी छोटी जो है घास टाइप की होती है, लाइकेन वगैरह जो काई वगैरह होती है, वो सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि जहां कोल्ड पोलर रीजन होती है। आप अक्सर देखे होंगे जहां पे पानी जमावर ज्यादा रहता है वहां पे हरी हरी छोटी छोटी सी काई वगैरह जो है जम जाती है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉसेस और लाइकेन ही तो कहते हैं। ठीक है, अगर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट को हम ब्रॉडली यहां पे अगर बात करें तो एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट के रूप में जो है डिवाइड करते हैं। ये डिपेंडिंग करते हैं कि वो पत्ते गिराते हैं या नहीं गिराते हैं। अगर पत्ते यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कभी पत्ते नहीं गिराते, तो यहाँ पे पूरे सीजन में सालों भर की कोई भी सीजन आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पत्ते जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर वहीं डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर सीजन आने पे, ताकि इनके अंदर मॉइस्चर जो है लॉस ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं। पत्तियों को गिरा देने से क्या होगा, मॉइस्चर की लॉस जो होगी वो कम होगी, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के दौरान। तो ये फॉरेस्ट फिर से अगर हम आगे की तरफ क्लासिफाई करें तो देखिए, पहली बात तो फॉरेस्ट को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो दो भागों में, एक हो गया एवरग्रीन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, दूसरा है डेसिडियस यानी कि ऐसे पौधे जो अपना पत्तियां जो है गिराते हैं।
ठीक है। ये जो फॉरेस्ट को अगर आगे क्लासिफाई करें तो ये आपके एवरग्रीन ट्रॉपिकल होते हैं, एवरग्रीन टेम्परेट होते हैं, ट्रॉपिकल या फिर हम लोग टेम्परेट भी कह सकते हैं। टेम्परेट भी जो है पौधे, प्लांट जो है या ट्री जो है कहते भी है, ठीक है। फॉरेस्ट एवरग्रीन ट्रॉपिकल टेम्परेट होते हैं, डिसीडियस ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड वगैरह जैसे ये सारी चीज़ें होती है। ये डिपेंड करती है उनकी लैटिट्यूड क्या है, यानी कि लैटिट्यूड का मतलब क्या है, ये देखिए ये होती है लैटिट्यूड, यानी कि अर्थ में ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, लैटिट्यूड कहेंगे। आपको मैंने क्लास 6 के जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है वहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया है। मैप वाले चैप्टर में आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ये आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। अगर बहुत सारी वेरियस टाइप की देखें फॉरेस्ट टाइप की, तो यहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके साथ साथ एनिमल लाइफ भी कहीं ना कहीं इनके साथ एग्जिस्ट करती है। आज के टाइम पे अगर बात करें तो बहुत सारे लोग वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 2 सेंचुरी बैक यानी कि 200 साल पहले अगर देखा जाए पहले से, तो यहाँ की सिचुएशन कुछ और थी, अब की जो सिचुएशन है कुछ और है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर, यानी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के लोग जो है इंक्रीज करें, क्योंकि उस टाइम पे लोग क्या थे, कम थे। 200 साल की बात की जाए तो लोग कम थे, लेकिन अब 200 साल के बाद की बात की जाए, अभी की प्रेजेंट की बात की जाए तो लोग क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। अब जब लोग इंक्रीज हो रहे हैं तो वो क्या कहेंगे, अपने रहने की जगह बनाएंगे, अपने खाना खाने की जगह बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट को, जो बड़े बड़े एरिया में फॉरेस्ट वगैरह है उसको क्लियर करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारी जो फॉरेस्ट की मात्रा है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे घटते जा रही है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो रैपिडली गायब होते जा रहे हैं, यानी कि तेजी से वो क्या हो रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। इसीलिए हमें क्या चाहिए, एक अर्जेंट नीड की जरूरत है, ताकि हम इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज को क्या कर सके, कंजर्व कर सके। तो ये था आपका वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन के बारे में। आपको ये टॉपिक कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, और इसके बाद हमारी ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। थैंक यू।